हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी में छठवें चरण के लिए सीएम योगी ने चुनाव क्षेत्र गोरखपुर समेत 10 जिलों में 57 विधानसभा क्षेत्रों में कल मतदान होना है और मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। बता दें कि चुनाव के छठवें चरण में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यूपी के गाजीपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को आपका एक एक वोट नई ऊर्जा देगा। आपका एक एक वोट उन घोर परिवारवादियों को भी करारा जवाब देगा जिन्होंने इस क्षेत्र को इतने दशकों तक विकास से वंचित रखा। सोनभद्र में प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इन घोर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, इन्होंने आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोग मत करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हों, भारत की सेनाओं का अपमान करते हों, भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हों, और तो वो घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। पीएम मोदी ने आगे कहा कि संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना और वायुसेना को भी लगा दिया गया है और मैं आज देश के लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 चरणों के चुनाव में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया और उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार बनाने का काम पूरा कर लिया। छठे और 7वें चरण पे अब 300 पार ले जाने का काम आपको करना है। मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थी को होली और दिवाली में एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। बेटी के जन्म पर हम 25,000 रुपए देंगे। 60 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं और बहनें हैं उन्हें मुफ्त में उत्तर प्रदेश परिवहन बसों में सफर कराएंगे। मशहूर फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे का निधन हो गया है। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने कॉलम पर्दे के पीछे से अपनी एक अलग पहचान बनाई। जयप्रकाश ने 4 दिन पहले ही अपने लोकप्रिय कॉलम बिहाइंड द सीन का आखिरी पार्ट लिखा था। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर रूस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच रूस ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देते हुए परमाणु युद्ध छेड़ने की बात कही है। रूस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा गया तो ये विनाशकारी होगा। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला 7वें दिन भी जारी है और वहीं खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। यहां 24 घंटे में हमलों में 21 लोग मारे गए हैं और 112 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग में अब तक लगभग 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। इधर रूस नई खेरसोन शहर पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। यूक्रेन जंग का मैदान बना हुआ है, जिसकी वजह से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन छोड़ने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता दिख रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी करते हुए कहा कि अब तक करीब 8,36,000 लोगों ने देश छोड़ दिया। लोग यूक्रेन से पड़ोसी देशों में चले गए हैं, जिनमें से आधे पोलैंड में हैं। यूक्रेन के शहरों में रूस की लगातार हो रही बमबारी के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से बात की। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस का हमला तेज हो चुका है और नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। कई लोगों की इन हमलों में मौत हो रही है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है और जिसे देखते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से खार्किव में मौजूद सुरक्षित ठिकानों की जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो भी भारतीय खार्किव में मौजूद हैं, उनके पास और उन्हें पास ही मौजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों से बुखारेस्ट के हेनरी कोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बात की, साथ ही उनका हालचाल जाना। इससे पहले बुखारेस्ट पहुंचने के बाद सिंधिया ने भारतीयों की निकासी प्रक्रिया पर हवाई अड्डे पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की।
वायुसेना का C-17 ग्लोमास्टर 200 भारतीयों को लेकर रात 1:30 पर रोमानिया से लौटेगा। वायुसेना कल 4 विमान लगभग 800 भारतीय नागरिकों के साथ रात 1:30 बजे से कल सुबह 8 बजे के बीच इंडियन एयरबेस पर उतरेंगे। पोलैंड और हंगरी से 2 विमान कल तड़के लौटेंगे। 10 फ्लाइट से 2305 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि अब तक 15 उड़ानें भारतीयों को वापस लाई हैं, जबकि 17,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया। ऑपरेशन गंगा के तहत 3,350 भारतीय लौटे हैं। दवाएं और राहत सामग्री यूक्रेन भेजी गई है। इसके साथ ही वायुसेना के 3 विमान रेस्क्यू में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने कीव के बाद खारकीव को भी छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को हर हाल में खारकीव शहर को छोड़ने के निर्देश दिए। इसी बीच यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत बताई जा रही है। ये छात्र पंजाब का रहने वाला था, जिसकी मौत की वजह स्ट्रोक को बताया गया है। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन में प्रदेश के 193 छात्रों ने सरकार के संपर्क किया था और इनमें से 60 छात्रों को सकुशल मध्य प्रदेश लाया गया है। और नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी छात्र और उनके अभिभावकों से अधिकारी संपर्क कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में 205 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इन छात्रों के परिजन से बीजेपी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मुलाकात करने जाएंगे। और इस कार्यक्रम के प्रभारी राजीव अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 205 छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा दुर्ग के 40 छात्र हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भोपाल में यूथ कांग्रेस ने पैदल मार्च किया। यूथ कांग्रेस ने यूक्रेन में फंसे बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की मांग केंद्र सरकार से की है। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र नवीन को भी श्रद्धांजलि दी है। अमेरिका में चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों को चिंताजनक सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने की चेतावनी दी है। दूतावास ने कहा कि अमेरिका में चीन के खिलाफ बहुत नफरत है। छात्र और चीनी वित्त और पोषित संस्थानों के कर्मचारी रिस्क पर हैं। यूपी में आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने जौनपुर सदन विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। यहां से कांग्रेस ने नदम जावद को टिकट दी है। सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ की योजनाओं की जानकारी दी और उसके फायदे गिनाए। नया रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों के मामले में बयान देते हुए मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि उनकी सरकार बीजेपी शासनकाल में हुए अत्याचारों का निवारण कर रही है। मंत्री डहरिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नया रायपुर बसाने के लिए किसानों के साथ अन्याय किया और उनके जमीनों को औने पौने दाम में अधिग्रहित कर लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने दौरे के चौथे दिन बालोद जिले के गांवों को कई सौगात दी। मंत्री भेड़िया ने सुबर बोट और भैंस बोट गांव में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। मंत्री के आने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। विधायक अनूप नाग कांकेर जिले के पखांजूर पहुंचे, जहां उन्होंने कृषक नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधायक अनूप नाग ने क्षेत्र की समस्या के बारे में सुना, साथ ही समस्या को जल्द निराकरण करने का भरोसा दिया। विधायक ने महिला समूह को सामग्री वितरण किया और बेहतर कार्य के लिए प्रेरित भी किया। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 28 फरवरी को रायपुर के राजीव भवन में हुई बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 2 जिला अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया गया। इसके अलावा 41 और पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे 5 दिनों में जवाब मांगा गया है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने अधिवक्ताओं से पीएम मोदी के जन कल्याण के कार्यों की सहभागी बनाने की अपील की है। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का स्थानीय नेताओं से भव्य स्वागत किया और इस दौरान द्विवेदी ने स्थानीय नेताओं से चर्चा कर संगठन को मजबूत करने का प्रयास भी किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने छत्तीसगढ़ के 16 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। नीरज पांडे ने बताया कि 13 प्रदेश महासचिव भी नियुक्त किए गए हैं, साथ ही 3 प्रदेश उपाध्यक्ष भी की नियुक्ति की गई है।
मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरों की कमी से जूझ रही कांग्रेस ने अब भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल पर दांव ठोका है और कांग्रेस आला कमान ने विभा पटेल को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके जरिए पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को संदेश देने के साथ ही समीकरणों को साधने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के अगले डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना हो सकते हैं। सक्सेना वर्तमान में केंद्रीय सचिवालय में सचिव के पद पर पदस्थ हैं और प्रदेश में अगला डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर अभी सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, नहीं हुई है और साथ ही लेकिन वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी का कार्यकाल खत्म होने में 2 दिन ही बचे हैं। इस बीच नए डीजीपी की रेस में सुधीर सक्सेना आगे हैं। शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी बस्तर में 5 मार्च को तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी। प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के 2 मार्च से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और जिसमें बिलासपुर जिले के करीब 19,500 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। कोरोना संकट को देखते हुए जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ाई करते हैं उन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया जहां कोविड गाइडलाइन का पालन कराया गया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से डुमना विमानतल तक जोड़ने वाले सड़क जल्द बनकर तैयार होगी और करीब 60 करोड़ की लागत से बनने वाली ये 4 लेन सड़क आधुनिक तकनीकों से लैस होगी और खास बात यह कि डुमना विमानतल में रास्ता में वन्य प्राणी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लिहाजा सड़क निर्माण के दौरान वन्य प्राणियों की सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है। ग्वालियर जोन में महिला अपराधों में जुड़े मामलों की समीक्षा में एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ग्वालियर पहुंची, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारी के साथ बैठक की और उनसे थानों में संचालित ऊर्जा डेस्क, महिला अपराध शाखा और महिला थाने की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी ली। साथ ही महिला से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई के लिए संतोष भी जताया। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज रेडी टू ईट मामले में सुनवाई हुई है और इसमें बीच निगम ने जवाब के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई आगामी 21 मार्च को निर्धारित की। बता दें कि रेडी टू ईट मामले में शासन को निर्णय को चुनौती देते हुए 5 महिला स्व सहायता समूहों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। भिंड जिले के अडेर विधानसभा में पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाया है। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू ने पूर्व विधायक को नोटिस भेजा और आरोप के सभी दस्तावेज 4 मार्च को ईओडब्ल्यू दफ्तर लेकर बुलाया। बता दें कि पूर्व एमएलए कटारे ने एसडीएम उदय सिंह शिखरवार पर फर्जी तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। केशकाल के बड़े राजपुर ब्लॉक मुख्यालय विश्रमपुरी में 51 साल पुराने स्कूल को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बदला जा रहा है। इस स्कूल में करीब 800 बच्चे अध्ययनरत हैं और इससे लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और पालकों में आक्रोश है। इसे लेकर पूर्व विधायक ने भी आरोप लगाया है कि स्कूल को बदलने का तरीका गलत है। रायगढ़ में वकीलों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करने और एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर धमतरी जिला अधिवक्ता संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि वकीलों पर एफआईआर तहसीलदार से मारपीट मामले में दर्ज की गई है। ग्वालियर में मनमाने बिजली बिल के विरोध में आज कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सतीश शिखरवार की अगुवाई में बिजली घर के सिटी मुख्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस एमएलए का कहना है कि बीजेपी सरकार में गरीबों के घर अनाप शनाप बिजली के बिल भेज रही है। मध्य प्रदेश में अगले महीने से बिजली की दरें बढ़ने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय के पास एकजुट हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाथों से तकिया लेकर बिजली दर बढ़ाने का विरोध किया और सामाजिक संगठनों ने 8 से 10 मार्च तक होने जा रही विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई का बहिष्कार करने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में अधिकार वापस दिए जाने की मांग को लेकर नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों ने भोपाल में मोर्चा खोल दिया। पंचायतों के पूर्व जनप्रतिनिधियों को भी मिले अधिकार की तर्ज पर नगरपालिका और नगर परिषद में पूर्व जनप्रतिनिधि सरकार से अधिकार वापस दिए जाने की मांग कर रहे। प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है।
रायगढ़ में कृषि विभाग की गलत नीति के कारण किसानों को रबी सीजन में भी खाद की समस्या से जूझना पड़ रहा है। विभाग ने उन समितियों को खाद का अधिक आवंटन कर दिया है जहां कम किसान है, जबकि जहां खाद की जरूरत अधिक है उन ब्लॉक में खाद की कम सप्लाई की गई है। इधर खाद की कालाबाजारी को लेकर बीजेपी ने 4 मार्च को चक्का जाम की चेतावनी दी। साउथ एक्ट्रेस डॉली शाह का पारिवारिक विवाद नरसिंहपुर में कुर्सियां बना हुआ है और साथ ही सुर्खियों में है, जहां पहले डॉली शाह ने अपने पिता की मौत के बाद चाचा और उनके परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। मामले में उनके चाचा ने अपना पक्ष रखा। अब आज फिर फिल्म अभिनेत्री एसपी ऑफिस में आकर लिखित शिकायत देते हुए मामले में जांच की मांग कर रही हैं। वहीं पुलिस ने जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कही है। राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही से मध्य प्रदेश के हजारों लोग परेशान हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्व विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड से 28 लाख हेक्टेयर जमीन ही गायब है। दरअसल राजस्व विभाग ने खसरा और खतौनी नक्शे समेत नामांकन का काम ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए विभाग ने मध्य प्रदेश बुलेट पोर्टल की भी बनाया है, लेकिन पड़ताल में कई प्रॉब्लम्स हैं।